गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। देखिए, अब हम लोग ने लास्ट लेसन जो पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था। अब वेव ऑप्टिक्स के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, अभी वेव ऑप्टिक्स के बाद 2 लेसन्स और आएंगे हाफ ईयरली में, जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। उसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स आएगी। यानी ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी एग्ज़ाम में आएगा। उसमें आपका रे ऑप्टिक्स नहीं आएगा, एसी नहीं आएगा। तो ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सबसे पहले है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें वर्क फंक्शन मालूम होना चाहिए क्या होता है। वर्क फंक्शन को 5 सिंबल से लिखते हैं। देखिए, हम आपको मालूम है कि सभी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के भीतर रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो उस एनर्जी से मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। तो कितनी मिनिमम एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरत होती है कि उस एनर्जी को लेकर के वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन की डेफिनेशन? the minimum amount of energy which is required to emit electron from the metal is called its work function. ठीक है, वर्क फंक्शन क्या हो गया? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी मेटल के अंदर की फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरत होती है मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है phi is equal to h nu naught। इसमें h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और न्यू नॉट कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, यहाँ वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगला टर्म हमें देखना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन, हम किसी मेटल पे कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करें, किसी मेटल पे हम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करें कि वो मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल। और इसका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन कहूँगा तो यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जगह मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास का बल्ब दिखा रखा है जिसमें 2 मेटल की प्लेट्स लगी हुई हैं। एक प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी ये एनोड है, ये कैथोड है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब हम इस मेटल पर यानी इस ग्लास के बल्ब पर जब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट, और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कैथोड पे इंसिडेंट करते हैं तो ये कैथोड अपने में से इलेक्ट्रॉन इमिट करने लग जाता है। तो इस लाइट की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और अगर एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक जाते हैं, जिससे सर्किट में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है। तो जो करंट फ्लो करती है तो उसको तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन की जो इमिट होने की जो फिनोमेना है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये जो एनोड है इसको अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, अगर इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं यानी लो पोटेंशियल दे दूं, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक नहीं पहुंचेंगे और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो एनोड पे हम कितना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि वो
कैथोड से इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड प्लेट तक ना पहुंचने दे और कोई करंट फ्लो ना करे, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे। ठीक है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया, एनोड पे अप्लाई किया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसको अप्लाई करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं और कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो नहीं करती है। तो ये फॉर्मूला होता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी अगर मैं एनर्जी कहूँ तो उसकी एनर्जी होगी EV0 और ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, इसलिए हाफ mv मैक्स स्क्वायर के इक्वल कर लेंगे। यानी स्टॉपिक पोटेंशियल जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी बताती है। तो अब जो मेरा लेसन का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब हम किसी मेटल पे एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे अधिक फ्रीक्वेंसी की जब लाइट मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो मेटल सरफेस अपने में से इलेक्ट्रॉन इमिट करने लग जाता है, जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन की ये फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको दो साइंटिस्ट लेनार्ड और मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे। जरा उन पॉइंट्स को समझेंगे। इसको हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है। इंटेंसिटी का मतलब है कि जो यूनिट एरिया पे 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितनी भी लाइट एनर्जी गिरती है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो लेनार्ड और मिलिकन ने ये बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी यानी किसी मेटल सरफेस पे जो लाइट आप इंसिडेंट करेंगे उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे होंगे पर सेकेंड, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। यानी इंटेंसिटी और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये चिल्ड्रन कंडीशन तब अप्लाई हो पाएगी जब आपने एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट तो मेटल सरफेस पे गिराई हो। ठीक है, और आप जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जैसे इंटेंसिटी I से मैंने 2I कर दिया, तो इंटेंसिटी को अगर डबल करेंगी तो जो करंट है वो डबल हो जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगी लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सेकेंड पॉइंट देखिएगा, क्या इसमें जो सेकेंड लॉ है उसमें ये बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की, यानी जो लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि लीनियरली चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए ये कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ग्राफ लीनियर होगा, वन डायमेंशन का होगा लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। और आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, आप यहाँ देखिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट नहीं बढ़ेगी। तीनों में करंट आप देखिए सेम है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, कट ऑफ पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन एनर्जी में कोई करंट में कोई चेंज नहीं आएगा।